सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज याद रखोगे, ये हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाँ, और उसके मैकेनिज्म से डील करेगी। और इसमें अगर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, अब एक चीज समझना, इस चैप्टर में ना सारे कॉन्सेप्ट क्लास वाले नहीं है, आधे कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, राइट, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन हो गई, जो हम न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आज कवर कर लेंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हाईलाइट करके उसे समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ओरल नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आपके पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? सबसे पहले करवाया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है, राइट, उसमें कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पर यूनिट टाइम। मतलब जो भी हमारा रिएक्शन में चेंज आएगा, कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हमारा जो ये है, दैट इज योर रिएक्टेंट, और ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे जो रिएक्टेंट है वो इस रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? डिसअपियर हो रहे हैं। और अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट करा तो ये डिसअपियर हो गए और हमें हमारा क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी पूछा जा सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस भी पूछा जा सकता है, और हमें एक पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को भी बोला जा सकता है कि हमें पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। इफ वी टॉक अबाउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो कौन डिसअपियर हो रहा है? रिएक्टेंट। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ए, बी, सी और डी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और आप मोल्स भी बोल सकते हो, राइट। तो होगा क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आपका पहली चीज डिसअपियर हो रहा है तो नेगेटिव, राइट। एंड आप इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हो, वो कैसे लिखोगे वो हम रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे, बट दैट विल बी डेल्टा डी बाय डी टी। मतलब अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का लिख रही हूं तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? ए, राइट। ए के साथ साथ और कौन डिसअपियर हो रहा है? बी, तो क्या आ जाएगा? और अपीयर कौन हो रहा है? सी और डी। तो इसमें क्योंकि ये अपीयर हो रहे हैं तो ये नेगेटिव में नहीं जाएंगे, तो दैट विल बी डेल्टा सी बाय डी टी, डेल्टा सी बाय डी टी। डी बना लो, ये बना लो, दैट रिप्रेजेंट योर सेम थिंग ओनली, राइट। एंड सेम अगेन विद योर डी बाय। तो यहां पर हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है वो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के बेसिस में लिखी है कि कौन डिसअपियर हो रहा है और कौन हमारा रिएक्शन में अपीयर हो रहा है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जब हम इन पूरे को लिख देंगे। जैसे सपोज कोई रिएक्शन बताओ, कौन सी भी रिएक्शन हम ले सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 3H2 क्या थी? प्लस N2 गिव्स 2NH3। ये वाली ली हमने 3H2 प्लस N2। दिस इज आवर रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है। अब अगर इसमें क्वेश्चन में आता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर कौन हो रहा है इसके अंदर? NH3, तो हम सिर्फ इसका लिख देंगे। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस आता तो किसकी लिखेंगे? लेकिन अगर आता है कि आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? डिसअपियरेंस से स्टार्ट करें। ये अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान ले तो लिखने का तरीका क्या होगा? 1/3। अब
लो पहले माइनस लगा लिया, 1/3 dH2/dt। समझ आया या नहीं आया? इक्वल्स टू में N2 के आगे कोई भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो अगेन माइनस dN2/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारा किस में जाएगा? पॉजिटिव में, तो 1/2 dNH3/dt। यहां तक कोई डाउट? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्क्स में या कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है। तो यू मस्ट नो अबाउट की रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, वैसे लिखवाई भी थी। सिर्फ इतना याद रखना कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम। इनडायरेक्टली हमारे रेट के अंदर किसकी बात हो रही होती है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। वाई आई एम हाईलाइटिंग चेंज, ये भी आगे समझ जाओगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि हमारी कंसेंट्रेशन, चाहे वो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की हो, चाहे वो कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की हो, उसमें कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जो हम करेंगे, एक कर लिया, अभी आगे भी करेंगे, और न्यूमेरिकल जब करेंगे उसमें भी। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आता है। एवरेज भी सेम है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ इतना याद रखना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे उस रिस्पेक्ट में। अब इसमें लास्ट आता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, किसको अफेक्ट करेंगे? रिएक्शन के रेट को। सोचो, सबसे पहला क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन। कैसे? कभी कभार क्या होता है, इसमें क्या होता है, सपोज करो कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा भी हो सकता है, राइट? तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा दैट विल बी कंसेंट्रेशन। जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि उसका कितना रेट होगा, वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? कंसेंट्रेशन पे। तो लिखना है तो सिर्फ वन वर्ड में कंसेंट्रेशन आप लिख सकते हो। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, जितनी ज्यादा किसकी कंसेंट्रेशन होगी? रिएक्टेंट की, उतनी ज्यादा फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल, ग्रेटर द concentration of reactant, faster is rate of reaction। जितनी ज्यादा किसकी कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया भी हो सकता है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो सकता है, और टेम्परेचर भी हो सकता है। तो हमने एक फैक्टर तो हमने कंसेंट्रेशन देख लिया, दूसरा देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सेम, ये भी हमारा सेम चला गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और तीसरा क्या चला जाएगा हमारा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करते क्या है? कैटलिस्ट क्या करेंगे? कैटलिस्ट होता क्या है? उसे हम लोग एक रिएक्शन में यूज करते हैं जो हमारी रिएक्शन के रेट को, सपोज कर लो हमने कोई भी दो सब्सटेंस लिए हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत धीरे हो रही है तो कैटलिस्ट आएगा और उसे जल्दी से करवा देगा। कैटलिस्ट आएगा, उसे जल्दी से करा देगा। तो कैटलिस्ट वो होता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। क्या करेगा? स्पीड अप। अगर वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा होता तो क्या हम अपना कैटलिस्ट यूज करते? नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे तीसरा क्या आ जाएगा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये याद रखना है, कैटलिस्ट वो होता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ हमारा रिएक्टेंट, कि हमारे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। अब बताओ इस रिस्पेक्ट में वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा? अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो अगर हम लोग
फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रिएक्शन होती है गैसियस स्टेट में वो बहुत जल्दी होती है एज कंपैरिजन विद योर सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करेगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। बिफोर वी मूव टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पे पढ़े, पर उससे पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, दैट इज आवर रेट लो। क्या समझेंगे कि रेट लो होता क्या है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, पक्का यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं रेट लो की बात करूंगी तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा जो रेट लो होता है वो क्या करता है, रेट इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लो, रेट लो हमारा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सी टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। जब हम लोग रेट लो लिख रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग किसको नोटिस करेंगे, रिएक्टेंट को। हमें किसको नोटिस नहीं करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है। समझ आ गया। सपोज कर लो हमने ये वाली रिएक्शन ली थी, यही ले लेते हैं, हमने यही रिएक्शन ली थी, तो मैंने क्या बोला कि रेट लो में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हम कंसंट्रेशन को लिखेंगे किसकी, रिएक्टेंट की। तो हमें प्रोडक्ट से कोई भी रिलेशन है ही नहीं। तो हमारा अगर रेट हो जाएगा, तो अगर मैं रेट ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, रेट को किसके रिस्पेक्ट में बात करें, ए के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये याद रखना है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन ये कंसंट्रेशन सिर्फ देखो, हमेशा जरूरी नहीं होता कि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट पे ही रेट हो, कभी कभार अपोजिट भी हो जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं, सपोज यहाँ पे लिखो ए की वैल्यू अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, मैंने बोला 4 raised to the power -1 ले लिया, तो मैं इसको 1/4 भी तो लिख सकती हूँ। तो इस रिस्पेक्ट में तो रेट इनवर्सली में चला गया ना, राइट। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इट विल ऑल्सो डिपेंड टू सम पावर। किस पे डिपेंड करेगी, किसी पावर पे भी डिपेंड करेगी। और ये जो पावर होगी ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। तो अभी मैंने किसका रेट लिखा, ये ए का लिखा। अब मैं किसका रेट लिख दूं, बी का लिख दूं। बी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट टेक इट वाई, लिख सकते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। यहां पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, कैन आई राइट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एक्स एंड बी वाई, कैन वी राइट इट, यस और नो। अब जब भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, किसका साइन हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तब क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, के। क्या लिखेंगे, आपको पेपर में रेट लो लिखना, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना बहुत इजीली आ सकता है, फाइन। तो अब हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, के। और इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और हमारा ये पूरा हो जाएगा रेट लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट लो। कैसे, क्योंकि रेट लो ने बोला था कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। किसकी टर्म में, लिख दिया। और कॉन्सेंट्रेशन हमने किसकी ली, रिएक्टेंट की ली। किसकी ली, रिएक्टेंट की। यहां तक कोई डाउट, पक्का नहीं। रेट लो में हमेशा सिर्फ हम एक ही को कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं, दैट इज योर रिएक्टेंट, पक्का। अब यहां पर आपके पास एक टॉपिक आता है, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होगा, जो आपका रेट लो है, जो आपका रेट लो है, उनकी पावर को प्लस कर दोगे, उनकी पावर को प्लस कर दोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और सम ऑफ पावर। लेकिन पावर किसकी, रेट लो एक्सप्रेशन में जो पावर होगी उन दोनों को
प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1/2। तो ये हमें याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और सम ऑफ पावर। यहां तक कोई डाउट? यस, यहां तक कोई डाउट? लिखो एक बार जल्दी से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो, इट इज द सम ऑफ पावर्स, it is the sum of powers of the concentration, it is the sum of powers of concentration, sum of powers of concentration terms of reacting species, terms of reacting species, terms of reacting species। यहां तक कोई डाउट? अब एक बार मुझे ऑर्डर निकाल के दिखाएंगे, सपोज करेंगे यू हैव क्वेश्चन, अपना अपना करना है, नो डिस्कशन। ये क्वेश्चन एक बोर्ड में आता ही आता है, यू विल बी सीइंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऑर्डर से रिलेटेड अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी देख लोगे, प्री बोर्ड में भी देख लोगे, और इस चैप्टर में जितना आपका दूसरा एक और टॉपिक है जो मैं बताऊंगी आता है, उससे ज्यादा ये भी आता है, राइट? बी क्विक। तो अगर फर्स्ट वाला देखेंगे तो 2 + 1/2, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, 2 2 जा, प्लस 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 1 पे, 1 1 जा, देन योर 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सेकेंड वाला जो था, दैट इज योर 1/2 + 3/2। तो अगेन इसका क्या आ जाएगा, 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 2। यहां तक कोई डाउट? अब हमें यूनिट निकालनी है, इधर इधर इधर। अब हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। सबसे पहले हम लोग यूनिट निकालेंगे कौन सी ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था, सम ऑफ पावर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ पावर्स। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आएगा, 0। सपोज करो मैंने रेट लिखा, RATE रेट इक्वल्स टू K A⁻0 B⁻0। एक तो हम ये ले सकते हैं, दूसरा -1 + 1 भी ले सकते हो। कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, -1 + 1 इक्वल्स टू -2 + 2 इक्वल्स टू, तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा ऑर्डर कितना आना चाहिए, 0। तो अभी हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हमें पता है कि रेट की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट याद कर लेना, रेट ऑफ रिएक्शन में छूट गया था, उसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां पर किसकी बात हो रही है, कंसेंट्रेशन की। किसकी बात हो रही है, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में। रेट में क्या था, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम। रेट में क्या था, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम। तो टाइम की वजह से वहां पर क्या आ गया था, सेकेंड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारे पास, कंसेंट्रेशन। तो इट विल बी मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 0, और बी भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। इफ x रेज़ टू द पावर 0, तो ये किसके इक्वल होगा, तो इनकी पावर 0 है, किसके इक्वल होगा, 1 × 1 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहां से k इक्वल्स टू कितनी आ गई, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। लिखिए जल्दी।
हाँ जी, के की जीरो ऑर्डर, पहले हमने के की यूनिट किस में निकाली है, अब किस में निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में। जल्दी डन, यहां तक कोई डाउट। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर में हमने क्या कहा था कि हमारा ऑर्डर कितना आना चाहिए, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर में कितना आना चाहिए, 1। तो क्या लिख देंगे, R इक्वल्स टू के। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सेम। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के। ए की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर रेस टू द पावर 1, और बी तो वैसे भी जीरो है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, राइट। अब यहां से अगर मैं के निकालूंगी तो निकालना यहां से के की क्या यूनिट आएगी, 11th में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कुछ करा था शायद। यहां पे मुझे के की वैल्यू निकाल के बताओ कि के की यूनिट क्या आएगी। यहां पर ये पूरा के के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके करो। वेरी गुड, क्या आ जाएगी के की यूनिट, चीटिंग तो नहीं करी ना, कितनी आई के की यूनिट पर सेकेंड, किसमें आई है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जल्दी लिखेंगे, यहां तक कोई डाउट। अब ये तो ये था कि चलो ठीक है हमने निकाल ली, बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें जब ऑर्डर निकालना हो, फाइंड करनी हो यूनिट ऑफ के। अब हम क्या कर रहे हैं, के की यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एस एन, इसके अंदर पुट कर देंगे। किसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर। अब आप बोलोगे कि एन क्या होगा, तो एन हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि वो हमसे कौन से ऑर्डर की पूछ रहे हैं। लिखो ये, इट्स इंपॉर्टेंट वन, अगर आपको के की यूनिट निकालनी हो तो। डन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट यहां से कुछ ध्यान देना। अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। सपोज करो हमने सिर्फ ए लिया और ए से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है और मुझे इसका जीरो ऑर्डर निकालना है। तो जीरो ऑर्डर दो रेट हमने सीखे, एक रेट सीखा है इस बेसिस पे और एक रेट सीखे बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में। कौन से वाला, सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू माइनस डीए बाय, एक ये सीखा या नहीं सीखा रेट निकालना। और दूसरा रेट क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर जीरो, ए रेस टू द पावर जीरो। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा रेट ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूं, क्या ये लिख सकते हैं, यस और नो, कोई डाउट यहां तक। अब अगर किसी की पावर जीरो होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी की पावर अगर जीरो होगी तो किसके इक्वल होगा, तो यहां से ये तो हमारा हट गया। अब dt को यहां पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, k dt इक्वल्स टू माइनस डी ए, के dt इक्वल्स टू माइनस डी ए। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये हमारी कौन सी रेट इक्वेशन निकल गई यहां से, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं अब, तो जो रेट इक्वेशन आएगी वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। कर देते इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन बाहर आ जाएगा? केडीटी में से के बाहर आ जाएगा, पर अभी अंदर ही रहने दो। तो हमने केडीटी ले लिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी है। क्या लिखो इंटीग्रेशन के अंदर? लिमिट कभी लगेगी पर क्या सिंपल डी लिख देते हैं, नहीं तो ये भी हटा दो। अब अगर टाइम में जीरो लूंगी तो जीरो से टाइम कहां तक जाएगा? जीरो से टू। ए क्या है? कंसेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन टू फाइनल कंसेंट्रेशन। क्या हो जाएगा? इनिशियल टू फाइनल। अब लास्ट में क्या हो जाता है कि जब हमारा इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो अपर लिमिट लगा देते हैं ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? अब अंदर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? के टी माइनस जीरो। और यहां पे भी क्या हो जाएगा? माइनस ए नोट। यस और नो लिख सकते हैं ये? के टी माइनस जीरो और ए माइनस ए नोट। टी में से जीरो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? टी। और इधर क्या बन जाएगा? के टी। क्या बन जाएगा? के टी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर वहां के टी बन गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस ए प्लस ए नोट। माइनस ए प्लस ए नोट हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग ए नोट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या? हाँ, बट हमें यहां से निकालनी किसकी वैल्यू है? टाइम की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? टाइम की। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब मुझे निकालना क्या है? टाइम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? टाइम की। तो क्या हो जाएगा टाइम में? या तो आप इनडायरेक्टली ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी है ना। ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई थी। लास्ट में हमने क्या करा? इंटीग्रेशन करा। सिर्फ साइंस आगे पीछे करे हैं, जिसके बेसिस में हमारे पास क्या गया था? ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस की टी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगी, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? टी चाहिए। तो हमारा हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय के इक्वल्स टू टी। लेकिन इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। तो चांसेस आर वेरी लो। ये पूरा उतार लो। ये टाइम का फॉर्मूला आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, लेकिन पेपर में इसके आने के चांसेस इसीलिए कम है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो हाफ लाइफ है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है पेपर में आने की, राइट। जल्दी किसका? इसको खोल के आगे पीछे करा है, उसे बाहर कॉमन निकाल दिया, इसलिए वो लास्ट में जैसे यहाँ पे ये था ना माइनस ए प्लस ए नॉट था, तो वहां पे हमने उसे आगे पीछे कर दिया जिसकी वजह से ए नॉट हमारा पॉजिटिव में हो गया और ए माइनस में हो गया। सिर्फ माइनस आगे पीछे करा है। देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरसेप्ट निकालेंगे, मीन्स उसकी स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें हमारी ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में
जो हमारी स्लोप होती है वो आती है माइनस के। क्या आती है? माइनस के। इसके बाद अब हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, जैसे आप लोगों ने, ये तो बस उसका ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर का क्या है? ग्राफ है, पूरा नहीं जाएगा। अब हमें क्या करनी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब रेट निकाला था, तो रेट एक निकला था हमारा माइनस डी ए बाय डी टी, और एक रेट क्या निकलेगा? रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर 1, यही निकलेगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? रिलेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के। अब क्या करेंगे? तो ये हमारा डिफरेंशियल निकल गया। ये क्या निकल गया? डिफरेंशियल। अब dt वहां चला जाएगा और a यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाय ए इक्वल्स टू के dt। क्या आ जाएगा? के dt। अब डिफरेंशियल के बाद हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन। तो इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पावर कहां से कहां जाएगी? इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पे क्या जाएगी? 0 टू t। अब क्या होगा? अब जब हम लोग कंसंट्रेशन को, जहां पर हम a की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, राइट, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/a का, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/a का, तो हमारे पास आ जाता है log c a, log e a, c नहीं log e a। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे 1/a का, तो क्या आ जाएगा? log e a। क्या आ जाएगा? log e a। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? log e a नेगेटिव में ये लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा? a और a नॉट, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या चला जाएगा? के टी। यहां तक कोई डाउट? अब हमें क्या करना है? log e है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस, वहां पे भी क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस log e a माइनस log e a नॉट, विच इज इक्वल्स टू के टी माइनस 0, के टी माइनस 0। यहां तक कोई डाउट? अब एक चीज याद रखना, जब हम log e को e में लाते हैं, किस में लाते हैं? log e को, मतलब जो log e है उसे हम log में ला रहे हैं। log e को किस में ला रहे हैं? log में। तो जब हम लोग log e को log में लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। तो अगर मैं इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पहले मैं इसको सही कर लू, थोड़ा सही करने का मतलब क्या है? बाहर हमारे पास ए नॉट को पहले कर दूं, इसको बाद में कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे log ए नॉट माइनस log ए। मैंने log e को किसमें कन्वर्ट कर दिया? log में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 2.303, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? kt। अब यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। तो यहां से इसको हटा के कैन वी राइट इट है 2.303 लिख सकते हैं या नहीं? पूरे से होगा, पूरे से, तभी बाहर लिया था, राइट। अगर वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने उसे वहां ले गई, क्योंकि हमें क्या बिल्डअप करना है? फॉर्मूला बिल्डअप करना है। व्हाट वी नीड टू बिल्ड इज फॉर्मूला। अब log में आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर हमारे पास log में ऐसे होता है log a नॉट बाय a, जब हमारे पास log डिवाइड में होता है तब हम उसे माइनस करते हैं, यस और नो? क्या करते हैं? उसे माइनस करते हैं। तो यहां पर हमें माइनस में दे रखा है, तो मैं उसको वैसे लिख सकती हूँ, log a नॉट बाय a। लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? जब log हमारे पास डिवाइड में होता है तो log में जब हम उसे खोलते हैं तो माइनस करते हैं। यहां पर हमें किसमें दे रखा है? तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के टी
2.303। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे फॉर्मूला निकालना किसका है? टी का। तो यहाँ पे सिर्फ किसको छोड़ देंगे? बाकी सबको। तो यहाँ पे 2.303 क्या हो रहा है? वहां आके यहाँ पे के क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई वहां आके। तो क्या फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा? 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? हमारा टाइम का। ये पेपर में आएगा ही आएगा। लिखो, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। जल्दी नहीं, बहुत चांसेस कम है, बट इस बार के पेपर में शायद वो दे दे। अब अगेन करो जल्दी से, फिर इसका भी ग्राफ है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c से, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर रही हूँ? y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो मेरा यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। अगेन यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a। जीरो ऑर्डर में हमारी जो स्लोप गई थी वो क्या गई थी? माइनस के। यहाँ पे ऑल्दो बनेगी स्लोप इसकी भी नेगेटिव डाउनवर्ड, बट इसकी जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के 2.303, माइनस के बाय 2.303। इससे कंपेयर किया टी जाएगा। बनाओ ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने जीरो ऑर्डर कर लिया, हाफ लाइफ, सॉरी जीरो ऑर्डर कर लिया, फर्स्ट लाइफ कर लिया। अब हमें क्या करना है? हाफ लाइफ। इसमें लिखो, हाफ लाइफ होता है कि जो हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हमारी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इसमें हमारे पास दोनों ले लेंगे, एक बार जीरो ऑर्डर ले लेंगे और एक बार हम अपना फर्स्ट ऑर्डर ले लेंगे। जीरो ऑर्डर में टाइम का फॉर्मूला क्या बना था? इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के। गिव मी 2 मिनट। क्या बना था? इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन बाय टाइम। अब मैंने आपको क्या बोला हाफ लाइफ में कि आपकी देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन तो इनिशियल रहेगी, लेकिन जो आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन है वो भी इनिशियल के, मतलब इनडायरेक्टली मैंने बोला जो आपकी हाफ लाइफ होती है उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो वो हमारी क्या बन जाएगी? फाइनल की जगह इनिशियल का हाफ आ जाएगा बाय के। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका टाइम कितना आ जाएगा हाफ लाइफ का? 2a0 बाय के। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम है वो कंसेंट्रेशन पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हियर वी कैन से कि हमारा ये डिपेंड करता है ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद हमारे पास आई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बना था? 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, यही बना था। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? इनिशियल तो इनिशियल ही रहेगा, फाइनल क्या हो जाएगा? a0 बाय 2, तो हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग a0 बाय 2। ज्यादा कोई डाउट? अब a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, a0 से a0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? log 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.303 बाय के log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। जब आप log 2 को इस वैल्यू में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 0.693 बाय के। ये हमारा हाफ लाइफ कौन से का बन गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक चीज नोटिस करोगे जल्दी से कि हमारी जीरो ऑर्डर का जब हाफ लाइफ था वो कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता था, लेकिन इसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। अब पूरा चैप्टर इसमें आ चुका है, सिर्फ कुछ बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक्स है जो नहीं हुए हैं, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
और उन न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़कर आना है और मेक श्योर दैट कि ये सारे फॉर्मूले लर्न हो, सो दैट हम नेक्स्ट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सके। समझ आ गया? चलो।